प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया था बेटा। अब इस लेक्चर में हम सेल के कुछ अदर ऑर्गेनेल्स देखेंगे और ओवरऑल जिसे ये सेल है बेटा, तो इस सेल के अंदर हमने कहा था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अगर प्लांट सेल है तो इसके बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। यहाँ पे बेटा एक फ्लूइड भरा होता है और इस फ्लूइड में कुछ डूबे रहते हैं ऑर्गेनेल्स। जैसे ये एक ऑर्गेनेल है, इसमें कुछ ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके मेम्ब्रेन से लगी हुई आपको मिलेगी। गोल्जी बॉडीज होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये, और क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट सेल हम बना रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा। राइबोसोम्स होंगे, लाइसोसोम होंगे, एनिमल सेल है तो प्लांट सेल है तो भी, और ये कुछ सेंट्रियोल। ये बेटा ओवरऑल एक सेल आप एक व्यू में देखेंगे। तो बेटा हमने अभी बात की है सेल वॉल की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक। अब इसके अंदर जो भी मिलेगा हमें वो होगा प्रोटोप्लाज्म। क्या होगा बेटा? प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है बेटा? सेल के अंदर जितना भी लिविंग मैटर मिलता है, जितना भी लिविंग मैटर, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो चाहे सेल ऑर्गेनेल्स हो, इन सबको मिला करके बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की जो डिस्कवर किया था वो डुजार्डिन ने किया था, डुजार्डिन ने। हक्सले ने इसका नाम प्रोटोप्लाज्म रखा था और पुरकिंजे ने इसको फिजिकल बेसिस बताया था लाइफ का। जो द्रव्य है या प्रोटोप्लाज्म है, ये फिजिकल बेसिस, जीवन का भौतिक आधार है, ये पुरकिंजे ने बताया था। तो प्रोटोप्लाज्म बेटा होता क्या है? ये साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल, ये इनको मिला करके बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इसमें जो फ्लूइड है वो, और प्लस इसमें जो ऑर्गेनेल्स हैं उसको सबको। अब हमें इसकी इन सब ऑर्गेनेल्स की स्टडी करनी है करके। तो हम सबसे पहले देखेंगे, कहीं से भी शुरू करें, हम पहले न्यूक्लियस स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है? बेटा न्यूक्लियस किस में मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल में कि यूकैरियोटिक सेल में? दोनों में मिलता है। लेकिन अब क्या है कि मान लो ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। देखो यहाँ पर क्रोमैटिन नेटवर्क होंगे, यानी क्रोमोसोम में डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो बैक्टीरिया या अदर कोई प्रोकैरियोट, उसमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अगर यहाँ पर हम एक मेम्ब्रेन फॉर्म कर दें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन फिर भी अब ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा कि नहीं? तो न्यूक्लियस तो है, लेकिन ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप। इसमें जो न्यूक्लियस है उसमें क्या नहीं है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा? प्रेजेंट होती है। ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्ट कंटैक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म के डायरेक्ट कंटैक्ट में। यहाँ पर कांटेक्ट नहीं हो रहा है किससे? न्यूक्लिक एसिड का साइटोप्लाज्म के साथ। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, विच सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर है, साइटोप्लाज्म बाहर है। तो ये हम देखेंगे
न्यूक्लियस डिटेल में, तो बेटा न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। डबल मेम्ब्रेन होती है बेटा, 2 यूनिट मेम्ब्रेन होती हैं। और ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में पैरेलल होती हैं। कैसी होंगी बेटा? ये मेम्ब्रेन्स हैं। इस तरह से ये बन जाता है। अब देखो यहाँ जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम बोलेंगे आउटर, ये आउटर मेम्ब्रेन है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन है, या इसी को हम बोलते हैं एक्टो कैरियोथिका, एक्टो कैरियोथिका। अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन या इंडो कैरियोथिका। अब बेटा ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों के बीच में जो स्पेस है इस स्पेस को हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है। अब बेटा यहाँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है यहाँ पर, और कुछ क्रोमेटिन नेटवर्क हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन धागे यार्ड के फॉर्म में क्रोमोसोम्स हैं। जब सेल डिवाइड हो रही होती है डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमेटिन थ्रेड्स जो है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में अपीयर हो जाते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं होती है, आप इंटरफेस में देखोगे तो यहाँ पर क्रोमेटिन नेटवर्क दिखाई पड़ेगा पूरा। ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, दोनों को मिला करके न्यूक्लियर एनवेलप बोला जाता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लिक एसिड तो होगा, लेकिन यहाँ पर ये मेम्ब्रेन्स नहीं होंगी, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। ठीक बेटा। अब जरा देखो यहाँ से जुड़ा होगा सर्किल के फॉर्म में, इसको हम बनाए पहले। कंपोनेंट पहले समझो। न्यूक्लिक एसिड होगा, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होगा जो जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। बाहर न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप 2 यूनिट मेम्ब्रेन से बना हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को एक्टोकैरियोथिका बोलते हैं और इनर मेम्ब्रेन को इंडोकैरियोथिका बोलेंगे। दोनों को मिला करके न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ठीक है। ये अब बेटा बताओ आउटर जो इन्वायरमेंट यानी साइटोप्लाज्म, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है।
अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को कौन सेपरेट करता है, कौन अलग करता है, न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन अलग करता है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन में अगर ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस दिया हो तो आपको ये भी मान लो न्यूक्लियर एनवेलप ना हो, इसके जगह पर पेरीन्यूक्लियर स्पेस दिया हो तो ये भी तो अलग कर रहा है। ध्यान से देखो बेटा, ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस है और इसके बाहर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है ना। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है बेटा, तो ये कंटिन्यू करती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। किसके साथ बेटा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू करती है। और ये बेटा जो मेम्ब्रेन है वो है RER। ये जो बन रही है ये क्या बन रही है बेटा, RER है। और ये बेटा साइटोप्लाज्म में फैल करके पूरा एक नेटवर्क बना लेती हैं ऐसे। तो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में ऐसे एक नेटवर्क बना रही कुछ वेसाइकल्स। तो ये सिस्टर्नी, एक को हम बोलेंगे सिस्टर्ना। देखो ये जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू होकर क्या बना रही है बेटा, सिस्टर्ना बना रही है। क्या बना रही है, ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा, ये क्या है, सिस्टर्ना है। और कई एक होते हैं उनको सिस्टर्नी बोलते हैं, सिस्टर्नी प्लूरल एंड सिस्टर्ना सिंगुलर है। तो ये अब यहाँ पर बेटा क्या लगे होंगे, राइबोसोम लगे होंगे। अब ये ध्यान देना बेटा, राइबोसोम का केवल 2 सब यूनिट होती है ना बेटा, तो लार्जर सब यूनिट जुड़ा होगा कि स्मॉलर सब यूनिट जुड़ा होगा, लार्जर सब यूनिट इस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होगा, सिस्टर्नी के साथ। ठीक है बेटा। राइबोसोम कहाँ बनते हैं बेटा, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ राइबोसोम कहाँ बनते हैं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन होता है, वहाँ बनती, वहाँ इनके असेंबली होती, दोनों राइबोसोम वो बनाए जाते हैं, फार्म किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं और ला करके यहाँ पर। तो ये बेटा ये बाहर अपीयर, ये निकल करके यहाँ अपीयर हो जाते हैं। कहाँ अपीयर होंगे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इस बात को समझना ठीक से, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस पर ये क्या होंगे, राइबोसोम अपीयर होंगे। फिर जब ये मेम्ब्रेन बनेगी तो यहाँ पर ये अटैच कर दिए जाते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, किसकी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर। और ये मेम्ब्रेन बन जाती है RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसी वजह से इसका सरफेस रफ दिखाई पड़ता है और इसको RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ये नेटवर्क पर, अब देखो बेटा ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, क्या ये कंटिन्यू कर रही है ER के साथ, कर रही ना। तो और ये बेटा जो इसका सिस्टर्नी, इसके अंदर जो ल्यूमेन है बेटा ये, तो इस ल्यूमेन को क्या ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, क्या इस ल्यूमेन के साथ कंटिन्यू कर रहा है। देखो जो ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस है ये कंटिन्यू हो रहा है इसके साथ, ये जो भी कुछ इसमें है वो यहाँ तक कंटिन्यू है कि नहीं है। ये मेम्ब्रेन पूरी यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक ये पूरी मेम्ब्रेन ही है न्यूक्लियर एनवेलप की, जो आउटर में जो पूरा जो एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर बना रही है, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो वेसाइकल्स फैली हुई हैं, सिस्टर्नी फैली हुई हैं, ठीक है, तो ये कुछ स्पेस कैरी करती है, जिनको हम सिस्टर्नल या ट्यूबुलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ल्यूमिनर स्पेस बोलते हैं, ल्यूमन इसमें जो है ना, हाँ ये स्पेस, बाकी पूरा ये साइटोप्लाज्मिक स्पेस है। तो ये कुछ स्पेस कवर कर रही है साइटोप्लाज्म का। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, वो यहाँ पर अपीयर होंगे और फिर यहाँ पर अटैच कर दिए जाएंगे, धीरे धीरे यहीं से निकल करके इसके सरफेस पर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाते हैं। न्यूक्लियर पोर्स हैं इसमें, वहाँ अब ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, 2 मेम्ब्रेन, दोनों पैरेलल मेम्ब्रेन हैं, आउटर और इनर, ये दोनों यहाँ से बेटा इनकी एंडिंग्स जुड़ जाती हैं ऐसे, और ये बन जाते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर कब बनते हैं बेटा, इन दोनों मेम्ब्रेन के जुड़ने से, दोनों मेम्ब्रेन के
अब देखो ये न्यूक्लियर एनवलप है, बीच में स्पेस है, न्यूक्लियर एनवलप है, बीच में स्पेस है, न्यूक्लियर एनवलप है, बीच में स्पेस है। इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इससे बाहर जाती हैं साइटोप्लाज्म में, और कुछ चीज़ें होती हैं जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आती है, न्यूक्लियस के अंदर आती हैं। तो वहाँ पे ये पोर जो होते हैं हेल्प करते हैं। ये स्पेसिफिक पोर्स होते हैं, अभी हम इनकी बात करेंगे कि सभी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इनका ट्रांसपोर्ट इन न्यूक्लियर पोर्स से होता है। ठीक है, तो पहले एक चीज़ समझ लें, ये जो दो मेम्ब्रेन्स है बेटा, तो बाहर वाली मेम्ब्रेन्स कंटिन्यू हो रही है किसके साथ? RER के साथ। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है बेटा, इनर मेम्ब्रेन या इंडोकैरियोथिका, इंडोकैरियोथिका कुछ फाइब्रस प्रोटीन्स डेवलप करती है। यहाँ पर कुछ फाइबर्स लगे होते हैं इसके अंदर। क्या लगे होते हैं बेटा? फाइबर्स लगे होते हैं, जिनको हम फाइब्रस लेमाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फाइब्रस लेमाइना बोलते हैं इनको। और ये फाइब्रस लेमाइना जो ये एंडो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो बेटा, जिसपे ये फाइब्रस लेमाइना प्रेजेंट है, ये इसको होल्ड करने का काम करते हैं, क्योंकि ये बेटा साइटोस्केलेटन का पार्ट है। कौन साइटोस्केलेटन का पार्ट है बेटा? ये फाइबर्स देख रहे हो बेटा। बाहर वाली मेम्ब्रेन पे हमने बताया कि प्रेजेंट होते हैं, ये लगी होती है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इंडोकैरियोथिका, इस पे ये प्रेजेंट हैं। ये सब क्या प्रेजेंट हैं बेटा? फाइब्रस लेमाइना, फाइब्रस लेमाइना। ठीक है, या इसको हम न्यूक्लियर लेमाइना बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर वाले मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं, फाइब्रस हैं, फाइब्रस प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इसको फाइब्रस लेमाइना बोलते हैं। ये बेटा मेनली बने किसके होते हैं? ये किसके बने होते हैं बेटा? इंटरमीडिएट फिलामेंट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट इज ए पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसी सेल का टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसमें। फिलहाल अब यहीं पे बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि साइटोस्केलेटन जो होता है वो सेल की शेप और सेल को मूवमेंट दोनों प्रोवाइड करता है। जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन है, वैसे सेल का स्केलेटन है। तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफाइबर्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफाइबर्स या माइक्रोफिलामेंट, और तीसरे होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो सबसे थिक होते हैं, सबसे मोटे होते हैं। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट सबसे पतले होते हैं, सबसे थिन होते हैं, ये बीच में होते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल से पतले होते हैं लेकिन माइक्रोफाइबर से मोटे होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो बेटा ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की हमने बात करी उसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है। माइक्रोफिलामेंट की जो बात कर रहे हैं उसमें एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं इसमें क्रिएटिन फैमिली की प्रोटीन मिलती है। क्लियर है बेटा? तो हम उन दोनों की बात तो करेंगे, तो अभी सुन लो खाली, वहाँ पे हम उसकी डिस्कस करेंगे डिटेल में। हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे। इंटरमीडिएट फिलामेंट में कौन सी प्रोटीन होती है बेटा? केराटिन फैमिली की प्रोटीन होती है। एक अकेली केराटिन नहीं होती, कई प्रोटीन्स होती है जो कि केराटिन फैमिली की प्रोटीन जिनको बोला जाता है, केराटिन फैमिली की प्रोटीन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल लेमाइन प्रोटीन होती है जो इसी की बनी हुई होती है। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये जो प्रेजेंट है इसमें, इसको फाइब्रस लेमाइना बोलेंगे, न्यूक्लियर लेमाइना भी बोलते हैं। तो इसका बेटा फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? फाइब्रस, इसका फंक्शन है ये होल्ड करता है, होल्ड
इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। होल्ड का मतलब है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये जो अगर ये मान लो ये लमाइन प्रोटीन इसमें म्यूटेशन हो जाए या ये इनएक्टिव हो जाए तो ये फिर श्रिंक करने लगती है अंदर, ठीक है। श्रिंक करने लगेगी तो अंदर का ये जो पूरा न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर स्टोर है ना बेटा, तो ये भी स्टोर नहीं हो पाएगा, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से एजिंग हो जाएगी, एजिंग। तो ये इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है। न्यूक्लियस को ये अटैच रखता है मेम्ब्रेन को, और क्योंकि साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन काम है शेप प्रोवाइड करना, तो ये इसकी मेम्ब्रेन की शेप को बनाए रखने का काम करता है, होल्ड करता है। प्लस ये किसको होल्ड करता है बेटा, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन फाइबर में जो टीलोमियर्स होते हैं बेटा डीएनए में, उसको ये होल्ड करने का काम करता है, ये फाइबर्स, ठीक। बनाओ। अब देखो बेटा हो गया ना। अब हम बात कर लेते हैं बेटा न्यूक्लियर पोर की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हो गई ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो हैं, अंदर बाहर वाली जुड़ी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और अंदर वाली में फाइब्रस प्रोटीन लगी होती है, फाइब्रस लैमिना बना रहता है, और जो कि इसको होल्ड करता है, इसके शेप को बनाए रखता है, मेंटेन रखता है। ये स्पेस को क्या बोलेंगे बेटा, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। अब यहाँ जो दो मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होकर के न्यूक्लियर पोर बना रही हैं बेटा, ये न्यूक्लियर पोर बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं इसके लिए। क्यों स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि इसमें बेटा कुछ प्रोटीन्स होती हैं, अबाउट 50 टाइप्स की प्रोटीन, लगभग 50 तरह की प्रोटीन्स हैं लगभग, जो इस पोर को बना रही हैं। तो यहाँ पर बेटा देखोगे कि ऐसा ये एक पोर है, थोड़ा इसको हम इनलार्ज करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखो इस पोर को, ये वाला होता है इनर एन्यूलस, ये वाला होता है आउटर एन्यूलस। इनर एन्यूलस ये वाला अंदर वाला, और आउटर एन्यूलस बाहर वाला, और ये दोनों को मिला करके बोला जाता है बेटा एन्यूलाई, ठीक है। तो इसमें बेटा हमने कहा कि अबाउट कितनी 50 टाइप्स की, लगभग 50 टाइप्स की प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है, जो कि न्यूक्लियर पोर फॉर्म करती है। ठीक है। तो इन सबको मिला करके बेटा बोला जाता है, इन सबको मिला के बोला जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, पोर कॉम्प्लेक्स। देखो या हमने थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाया पोर, वैसे तो ऐसे नॉर्मली आपको ये ऐसे यहाँ पे दिखेगा, ये ऐसे होगा, ये बीच में पोर है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे बेटा, तो ये देखो ये इसकी आउटर ओपनिंग, इधर से कुछ जाना होगा तो इस ओपनिंग से जाएगा, अंदर कुछ जाना होगा तो इसी ओपनिंग से जाएगा ना बेटा। तो ये वो पोर है जहाँ से चीज़ें ट्रेवल करती हैं। अब ज़रा ध्यान देना बेटा कि ये जो आउटर एन्यूलस है और इनर एन्यूलस है, दोनों मिल करके ये न्यूक्लियर पोर बनाते हैं। अब यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हम थोड़ा ये इरेज करें बेटा, इधर का थोड़ा स्पेस मिल जाएगा।
यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये मान लो आपका न्यूक्लियर पोर है, हमने इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया। ये न्यूक्लियर पोर है, इधर ये आउटर एन्युलस है और ये इधर इनर एन्युलस है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास कुछ प्रोटीन, इन्हीं प्रोटीन्स के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास सेंट्रल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है और 8 पेरीफेरल ग्रेन्यूल्स होते हैं। सेंट्रल ग्रेन्यूल कितने बेटा? 1 एंड पेरीफेरल ग्रेन्यूल कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये प्रोटीन से ही जुड़े हुए होंगे, फाइब्रस प्रोटीन होती है, इनको जो ऐड करती है, और ये बन जाता है बेटा एक एन्युलस। ये बहुत ही स्पेसिफिक पोर्स होते हैं जो एंट्री को, अब देखो, अब साइटोप्लाज्म में बहुत सी चीज़ें हैं, तो पोर अगर ऐसे जनरल पोर होगा तो कोई भी चीज़ अंदर आ जाएगी और न्यूक्लियोप्लाज्म से कोई भी चीज़ बाहर निकल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना है, कुछ ही चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना, कुछ चीज़ों को अंदर लेना, कुछ चीज़ों को बाहर निकालना है। इसलिए बहुत ही स्पेसिफिक पोर होते हैं। 50 टाइप्स की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिल करके इस पोर को बनाती है। यहाँ भी वैसे ही होगा बेटा, यहाँ भी वैसे ही होगा। हाँ, ये पोर है, देखो एक यहाँ पे हो गया, 1 2 3, एक सेंटर होगा बेटा, ये तो 8 वाले, ये पेरीफेरल जो ग्रैन्युल्स होंगे वो 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको ऐड कर दो तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये है बेटा एन्युलस, एक आउटर एन्युलस है ये, और ये है, अरे इधर वाला इनर है, ये वाला आउटर एन्युलस है। ठीक, तो ये पूरा एक पोर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? पोर कॉम्प्लेक्स। और ये पोर कॉम्प्लेक्स कुछ चीज़ों को अलाउ करेगा बाहर आने के लिए और कुछ चीज़ों को अलाउ करेगा अंदर आने के लिए। ठीक है, देखो बेटा क्या होगा कि ये मान लो पोर है, ये पोर है, तो अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है बेटा? डीएनए है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है। अब इस डीएनए का रेप्लिकेशन भी कहाँ होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होगा। अब इस डीएनए से अगर आरएनए बनेगा तो कहाँ बनेगा? आरएनए बनना माने ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होगा, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो साइटोप्लाज्म में वहाँ पर होगा। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगी? प्रोटीन यहाँ पे दिख रहा है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है बेटा वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होती है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब वो चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियस के बाहर ही होगी। प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होगी और आरएनए की सिंथेसिस यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर और प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे होगी। तो अब बेटा जो आरएनए बना, तो यहाँ से न्यूक्लियर पोर से ये बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये न्यूक्लियर पोर है, इधर भी ये बना लें, ये न्यूक्लियर पोर है। तो इस न्यूक्लियर पोर से क्या निकलेगा बेटा? एमआरएनए निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? इस न्यूक्लियर पोर से टीआरएनए बाहर आता है। ठीक है, क्योंकि एमआरएनए यहाँ बना बेटा, बाहर आ गया न्यूक्लियर पोर से। टीआरएनए अंदर न्यूक्लियस में बना, बाहर आ गया न्यूक्लियर पोर से। आरआरएनए बेटा कहाँ बने? बाहर आएंगे? नहीं आएंगे। आरआरएनए
अंदर ही रहेंगे क्योंकि वो राइबोसोम बनाएंगे। तो ये अब यहाँ पे प्रोटीन अंदर जाएगी, कौन प्रोटीन जाएगी? जो राइबोसोम बनाएगी। अब ये देखो राइबोसोम में क्या होता है बेटा, आरएनए और प्रोटीन होती है। तो आरएनए कौन सा? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये है आरएनए और यहाँ पर ये बन गई प्रोटीन। तो अब ये क्या बन गई? एक सब यूनिट बन गई किसकी? राइबोसोम की। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है बेटा, तो उसका आरएनए तो अंदर बनता है, लेकिन उसकी जो प्रोटीन होती है वो कहाँ बनती है? बाहर बनती है। तो वो प्रोटीन अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? तो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट अंदर की ओर होता है। तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है प्रोटीन एंड आरएनए आर को ट्रांसफ़र, उनका को ट्रांसफ़र होता है। को ट्रांसफ़र का मतलब अब एनसीईआरटी इशारा करती है, समझना तुम्हें पूरी बात पड़ेगी, है ना। कैसे समझोगे कि आरएनए बना कहाँ? अंदर, न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाएगा। प्रोटीन कहाँ बनी? बाहर, वो न्यूक्लियर पोर से अंदर जाएगी। तो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस होती है प्रोटीन की, वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म में जाती है और आरएनए बनता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर साइटोप्लाज्म में आता है। तो इस तरह से इसका को ट्रांसफ़र होता है। तो ये ट्रेवल करते दोनों अपोजिट, लेकिन उसमें से आरएनए बाहर नहीं था। आरएनए का ट्रांसफ़र कहाँ होता है? नहीं, आरएनए बेटा अंदर ही बनेगा, अंदर ही बनेगा। और इस प्रोटीन अंदर से आएगी तो राइबोसोम बनेगा। फिर वो राइबोसोम यहाँ पर आएगा, अपीयर होगा कहाँ पे? आउटर मेम्ब्रेन पे अपीयर होगा न्यूक्लियस की। फिर वो राइबोसोम पे, न्यूक्लियोप्लाज्म में भी आपको राइबोसोम मिलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में भी राइबोसोम बहुत से मिलेंगे, ईआर पे मिलेंगे, और फिर साइटोप्लाज्म में भी मिलते हैं। साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, फ्री राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। बनते कहाँ हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और आरएनए कहाँ होता है फिर? राइबोसोम के। अब जो राइबोसोम बना है ना बेटा, ये देखो इसी के अंदर आरएनए है ना। क्लियर है बेटा इतना? और देखो अब ये बेटा एमआरएनए बाहर आया, टीआरएनए बाहर आया, अंदर क्या गया बेटा? ये प्रोटीन जो सिंथेसाइज हुई थी वो अंदर जा रही है, हिस्टोन प्रोटीन। जरा सोचो बेटा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की सिंथेसिस होती है कि नहीं होती है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो इसके लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए कि नहीं चाहिए? न्यूक्लियोटाइड बाहर बन रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। और तो जो न्यूक्लियोटाइड हैं और हिस्टोन प्रोटीन है, क्योंकि अब जब डीएनए बनेगा उसके बाद क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा तो क्या चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। तो हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इनका ट्रांसफ़र भी बाहर से अंदर होता है। यहाँ से हिस्टोन प्रोटीन या न्यूक्लियोटाइड यही हम इधर लिख रहे हैं, जहाँ पे लिखा है इधर भी लिख दो। हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड, इन सब का ट्रांसफ़र कहाँ होता है? अंदर होता है, ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा? तो बेटा ओवरऑल आप देखोगे जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जो कंपोनेंट है, पहले जितने भी कंपोनेंट हैं उनको ध्यान से देखो। एक तो तुम्हारा न्यूक्लियर इन्वेलप है, एक हुआ। दूसरा तुम्हारा ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है पूरा, 3। इसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं जो क्रोमोसोम के फॉर्म में अपीयर होते हैं डिवीजन के टाइम में, वैसे रहते हैं, ऐसे नेटवर्क के फॉर्म में रहते हैं। वो एक ऑर्गेनाइज्ड ओवल शेप्ड का मैटर होता है जो जिसको हम एनओआर कहते हैं, असल में वो न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस भी क्या होता है बेटा? एक न्यूक्लियस का ही पार्ट है न्यूक्लियोलस, जहाँ पे राइबोसोम का फॉर्मेशन होगा। इट इज कॉल्ड द राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल। कौन? न्यूक्लियस। ये और यहाँ पर लगी हुई है RER और SER। इसके आगे की बात हम अभी करेंगे थोड़ी देर में, इतना पहले समझ लो। यहाँ पे कुछ पूछना हो तो बताओ बेटा। क्लियर है ना सब कुछ? ठीक। न्यूक्लियस जो होता है बेटा वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड ऑर्गेनेल है।
यूकैरियोटिक में ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, और प्रोकैरियोटिक में इसमें न्यूक्लियस नहीं होती, इसलिए उसको बोला जाता है, सॉरी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए बोला जाता है कि वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसके आगे भी अभी बहुत कुछ चीज़ें इसमें हम लोगों को जानना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक बेटा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, पार्ट में इसको डिवाइड करके रखेंगे और फिर एक 1 शॉर्ट वीडियो बना, जिसको लंबा वीडियो देखना है तो एक 1 शॉर्ट वीडियो बना देंगे पूरी सेल का, तो 2-3 घंटे का, 3 घंटे का ज़्यादा ही होगा, तो वो एक 1 शॉर्ट रहेगा, तो उसमें एक साथ आपको पूरे सेल का पूरा मैटर मिल जाएगा। इसको हम थोड़े थोड़े टुकड़ों में छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो रिवाइज करते रहना बेटा।